नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, अहम इंटरव्यू, अहम मौके पे इंटरव्यू है जो मौजूदा इस वक्त मुल्क का मुआशी, सियासी, इंतज़ामी, सिफारती, आइनी और क़ानूनी जो बहरान इस वक्त सामने मौजूद है इस 16 महीने में, उनके ऊपर बहुत ही एक सहर हासिल राय और जो सिचुएशन है वो आप तक पहुंचाना है। और मेरे साथ बहुत ही अहम गेस्ट हैं, जनाब हसन निसार साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़किया, सीनियर कालम निगार। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि 16 महीने जो हो गए, एक तालिब इल्म की हैसियत से जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, आप बड़े बड़े लोगों से सुना, बड़े दानिशरों से सुना, हालात को देखा, परखा, जितनी तालिब इल्म की हैसियत से हम समझते हैं कि इस 16 महीने के अंदर हमें कश्मीर का ख़ात्मा नज़र आया। सर, कश्मीर गॉन। इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो क्रम्बल्ड यानी चकनाचूर नज़र आ रही है फ़ौरन, और ये जो है वो जिन लोगों के हाथों में है वो भी हम देख रहे हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी भी हमें हालिया अभी नज़र आई है, कंट्रोल नज़र आई है, ख़ास तौर पे मलेशियन समिट के हवाले से फेल्ड नज़र आई है, कश्मीर के हवाले से और बहुत सी चीज़ों के हवाले से। और सर, कई अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले हुए इस हुकूमत में जो माजी में हमने इस तरह नहीं देखे। ये के बाद दीगरे आइन के 213 की ख़िलाफ़ वर्जी हुई, 243 की ख़िलाफ़ वर्जी हुई, 225 की ख़िलाफ़ वर्जी, और बहुत बड़ी बड़ी ख़िलाफ़ वर्जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आए जो बाद में हमने देखे कि जुडिशरी ने उसको सबसाइड भी किया, मुअत्तल भी किया, ख़त्म भी किया। और इन्हीं फ़ैसलों की बुनियाद पर, इन्हीं आइनी और क़ानूनी फ़ैसलों की बुनियाद पर हमने देखा जिस तरह हुकूमत ने डील किया कि दो अहम इदारे, पाकिस्तान के बहुत ही अहम आइनी इदारे आमने सामने खड़े हो गए। एक इदारा अदलिया जो डिस्क्रेडिट नज़र आया, रुसवाई, उसको बदनामी उसकी हो रही है इसी दौर में, और दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान जैसा अहम इदारा हमें उसकी तज़यीक़ और तज़लील और अहम पोस्टों की तज़यीक़ नज़र आ रही है। और ये इसके साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है सर कि जो मौजूदा इस वक्त पार्लियामेंट है वो बेअसर नज़र आ रही है, बिल्कुल बेअसर नज़र आ रही है। और जो अवाम का हाल है वो बेरोज़गारी बढ़ रही है और महंगाई उरूज पे है, और तीसरी तरफ जो है जो लोग रोज़गार थे बहुत बड़ी तादाद में इस 16 महीने में निकाल दिए गए हैं। तो सर, इन तमाम सिचुएशन पर आप कैसे देखते हैं? सर, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने ज़िक्र किया कश्मीर और फ़ॉरेन पॉलिसी का, वो भी फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, दोनों एक ही बातें हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। कश्मीर को फ़ॉरेन पॉलिसी से अलग बात तो नहीं है, ठीक है ना जी? कश्मीर फ़ॉरेन पॉलिसी, अच्छा जी। गैर मुअस्सर पार्लियामेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्चर्ड इकॉनमी, जिसके बारे में मेरा तो अपना है कि इसकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और इसके जो मसल्स हैं वो रैप्चर हो चुके हैं। ये सारी बातें आपने तमाम बातों का जिक्र किया और 100% दुरुस्त किया। ये ज़बान ज़द-ए-आम है, दर्जा बदर्जा मुस्लिम गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये गरीब आदमी का मसला है। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो इकॉनमी के बारे में बात करता है, फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है। सो बेसिकली आपके मुख्तलिफ़ तबक़ात के जो ज़बान ज़द-ए-आम मौज़ूआत हैं आपने उन सबको बयान किया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए ये तमाम तर चीज़ें सेकेंडरी हैं। अच्छा, मैं चंद सालों से चीख रहा हूँ जिसकी तरफ मुतवज्जो होने की मेरा ख्याल है हुक्मरानों की कैपेसिटी ही नहीं, इनके अंदर वो इस्तेदाद ही नहीं कि ये उसको समझना तो दूर की बात है, उसकी अहमियत भी जान सकें। मैं मुसलसल एक बात लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान इक़्तिसादियात का नहीं है, अखलाकियात का है। ये मुल्क अखलाकियात के हवाले से मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर चुका है। 100% 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 100
आज मैं पढ़ रहा था ये जो सानिया निश्तर हैं कि बुर्का पहन के पता नहीं कितने महीने जाती रहीं और वहाँ लोडेड विद वो गोल्ड की बैंगल्स और गाड़ियों पे आके वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट गरीब तरीन लोगों के लिए जो प्रोग्राम हुकूमत ने लॉन्च किया, उसको भी कौन लूट रहा है? जो लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं और वो ख़वातीन हैं जिन्होंने, ये आज के अखबारों की बात कर रहा हूँ मैं और सानिया निश्तर के हवाले से। चंद हफ्ते पहले आपकी एक जलती हुई ट्रेन पूरा पाकिस्तान देखता है, 70, 75, 76, 78 लोग मर जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं। सारा दिन चैनल्स पे वो तमाशा, वो हौलनाक मनाजिर देखती कौम। अगले रोज अखबारों के फ्रंट पेजेस भरे होते हैं डॉक्टर साहब, और उससे अगले रोज फिर ये गयूर और बाशऊर पाकिस्तानी ये लेके पहुंचे होते हैं वही गैस सिलेंडर्स, वही चूल्हे। बेसन से लेके दूध तक इस मुल्क में खालिस कोई शय नहीं है। ठीक है, तालीमी इदारे आपके उजड़ चुके हैं। आप बच्चे के कान में अजान देते हो, नौजायदा बच्चे के, और फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए रिश्वत देते हैं। मैं वाइट कॉलर या को निस्बतन बेहतर लोगों की बात नहीं, गरीब गुरबा की बात कर रहा हूँ। माँ मर गई, बाप मर गया, नमाज जनाजा दुआ होती है ना, दुआ की, कफन दफन किया, फातिहा पढ़ी और जाके रिश्वत दी कि जी वालिद फौत हो गए हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। हुजूर डॉक्टर साहब, आपके तवस्सुत से आपकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी एक फॉलोइंग है, हाथ जोड़ के इन लोगों से भी, मैं पहली बार ये बात नहीं कर रहा कि अखलाकियात का बहरान जब तक ख़त्म नहीं होगा। वो आपके तो साबिक चीफ मिनिस्टर पे इल्ज़ाम है। डेविड रोज कह रहा है कि ये आदमी खा गया जल्जला जदगान की इमदाद खा गया। उसके बड़े भाई को उन्होंने लिखा पायरेट्स, पेंट हाउस के पायरेट्स, वेरी कजाक डाकू। वो भी इंग्लैंड में मौजूदा केस ही नहीं कर रहा है। ऑफर भी की है मैंने कि तमाम अखराजात मैं देता हूं, अगर तुम केस जीत जाओगे तो इतने तुम्हें वहां पैसे मिलेंगे कि मेरे पैसे वापस कर देना। ये तक तो किया। तो आपका कुछ भी ठीक नहीं होना। ये भयानक ताली दो हाथ से बज रही है इस मुल्क की के अशराफ और अजलाफ, इलीट एंड द कॉमन मैन, अवाम और हुक्काम, दोनों के दरमियान कंपटीशन है कि कौन बर्बाद। अब एक एक करके देख लें आप। इक्तिसादियात है, अखलाकियात एक खास तरह की चाहिए कारोबार के लिए, हुजूर नहीं चलता। अरबों की क्या थी इक्तिसादियात? हुजूर के लिए क्या मुश्किल था, एक दुआ मांगते चलें। तेल गैस का तो जमाना नहीं था, ओद के पहाड़ से वो उगलने लगते सोना और चांदी, क्या प्रॉब्लम था? क्या निकला वहां से? कुछ भी नहीं। इंसान साजी की अखलाकियात, वो तो मैं कायनात की सबसे बड़ी हस्ती की मिसाल दे रहा हूं। एक आम दुनियादार जनरल तमोजन, जिसे हम और आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं, हुजूर उसने क्या किया? आवारा, बदकार, डिसिप्लिन से आरी, रेजिमेंटेशन से महरूम, किसी टारगेट, किसी हदफ के बगैर जिंदगियां गुजारने वाले और आपस में एक दूसरों के साथ जानवरों और कुत्तों की तरह लड़ने वाले मंगोलों को उसने इकट्ठा किया। फिर क्या हुआ? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इकॉनमी, अच्छा इकॉनमी भी बुनियादी तौर पे देखें, उसमें क्या है? वर्क एथिक्स होते हैं, जान तोड़ मेहनत होती है, क्रिएटिविटी होती है, जेन्युइननेस, कंपटीशन होता है, जिसके लिए मेरे जैसा चबल तो नहीं क्वालिफाई करता। नकाल, चोर, झूठे, दो नंबरिए कहां किधर क्या कंपीट करेंगे? टैक्स चुराने वाले। यहां अपर मिडिल क्लास का आदमी जो सैलरी है वो ज्यादा टैक्स देता है। पूरी लिबर्टी मार्केट और कराची, पता नहीं कौन सी रोड, मैंने अखबारों में पढ़ा था,
जितना वो साल का टैक्स देते हैं। तो क्या होनी है आपकी इकोनॉमी? एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूं सर। वेलकम बैक जी सर। मैं यहाँ पर एक सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा, और वो ये है कि आप ये तस्वुर करते, लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान जो इस वक्त इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने बहुत सब्ज़ बाग दिखाए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब उन्होंने उलट कर दिया है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीरों की बात नहीं सुनते हैं, कोई वज़ीर उनके सामने स्टैंड नहीं ले सकता है, उनकी मुखालफत नहीं कर सकता। एक तो ये राय है। एक राय ये है कि इमरान खान साहब एक शैडो कैरेक्टर वज़ीर आज़म है, सारे फैसले कहीं और से हो रहे हैं, लोग कहीं और से अपॉइंट किए जा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं सर, मुख्तसर दोनों स्टेट को? नहीं डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि एक न्यूयॉर्क के गवर्नर का एक जुमला सुने आप, सुभान अल्लाह, पूरी मॉडर्न पॉलिटिक्स की समझ आ जाती है। डेमोक्रेसी पूरी तरह नंगी होकर सामने आ जाती है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। उसने कहा था, वी कैंपेन इन पोइट्री बट वी गवर्न इन प्रोज। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, कैंपेन चला रहे होते हैं, तो वो शायरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब गवर्न करने का वक्त आता है तो वो शायरी की बजाय वो नसर में होती है, यानी वो इतनी सुरीली नहीं होती, इतनी बावजन नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि इमरान के सामने बोलता कोई नहीं। तो जी मुझे एक बात बताएं, भुट्टो के सामने कोई बोलता था? जो बोले वो कितना जलील हुए। जे रहीम जैसा ब्रिलियंट बुजुर्ग आदमी, सीनियर आदमी, ऑनेस्ट आदमी, अपराइट आदमी, उसकी तजलील उस लेवल पे की गई कि बंदा, हम दो बालिग लोग हैं, लेकिन चूंकि बच्चे भी सुन रहे होंगे, नौजवान आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, ख़वातीन भी, तो मैं बात ही नहीं कर सकता। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या किया था ये कसूर वाले सलमान एमएनए और उसके ख़ानदान के साथ? भुट्टो के सामने कौन बोलता था? आपका कल्चर ही नहीं है। मियाँ साहब इज़ ऑलवेज राइट को बोलता है। कभी देखा है इस आदमी टीवी पे लोगों को मिलते हुए देखा है इसके साथ? शर्म आती है। अब हाथ बांध के जहां इत्तेदाज आसन कल के एक बच्चे के सामने खड़ा होगा और सर फेंक के परवेज रशीद, मरियम के पीछे 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 एक दरबारी सा बेचारा, ये तो कल्चर है आपका। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, फिदवी, ओबीडियंटली योर्स, ये कल्चर है आपका। तो ये सारी बातें जो आप गिना रहे हैं, इसमें नई बात कौन सी है? अच्छा, जिस तरफ आपने इशारा किया है वो भी मुझे बताएं, उसमें भी कोई नयापन है। अच्छा, टीम की नाअहली है, भुट्टो से ज़्यादा नाअहल टीम किसी की होगी? कौसर नियाज़ जी कहता है मुझे डांटा, मैं 3 पीस सूट के साथ वो खेड़ी चप्पल, जो पेशावरी चप्पल टाइप होती, कोहाटी चप्पल टाइप पहन के आ गया। नालायक, उनको पहनने की भी तमीज़ नहीं थी। कौन इनमें मुझे बताएं? एक डॉक्टर मुबशर हसन इंजीनियर थे, उनको अलफ बे नहीं पता थी गवर्नेंस की। मुमताज़ भुट्टो टैलेंटेड कज़न, क्या था बैकग्राउंड? वो नाड़ियों का टोला था, आहिस्ता से सीख गया। खुद नवाज शरीफ देख लें, काउंसलर हारा हुआ एक, 2-4 साल कारोबार बाप के साथ इसने किया था। जिस उम्र में आए हैं, मुझे बताएं कि जब ये तालीमी इदारों से फारिग हुए तो 4 साल 5 साल से ज़्यादा तजर्बा इनका कारोबार का भी कोई नहीं, और वो भी बड़ा बी क्लास किस्म का। ये कौन सा अफलातून था? ये अब्राहम लिंकन था। ये इसके साथ जितने भी हैं, हसन इकबाल, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट में मुलाजमत करता था। ये सारे के सारे कौन हैं? ये तजर्बा कहते हैं नहीं है जी। तजर्बा नहीं है तो तजर्बा लेके को मां के पेट से आता है। इट लर्निंग एंड डूइंग एट द सेम टाइम, इस मुल्क का ये प्रॉब्लम है। या तो आपको बड़े कोई तोप, आप जैसा मैं हूं वैसे ही हुक्मरान डॉक्टर साहब मुझ पे मुसल्लत कर दिए गए। मैं नाअहल हूं, मैं नकम्मा हूं, मैं गैर मेहनती हूं, मैं फोकस्ड आदमी नहीं हूं। इसी तरह के लोग हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें हम? जिस तरह का दूध होगा मक्खन उसका वैसे तैयार होना है ना। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? को भुट्टो की टीम को बहुत आला थी? बिल्कुल नहीं। जब तक उनको मामलात की समझ आई है
तब तक भुट्टो फारिग हो चुका था। नवाज शरीफ है कि कोई किसी का नाम दे इनमें से, कोई बड़े को फन्ने खान हो, कोई मजलिस शूरा में कोई धक्के तुक्के खाए, कोई चौधरी निसार अली खान टाइप को 2-4 बंदों के अलावा सारे कौन है? कुछ भी नहीं, सिफर बैकग्राउंड। तो उसी तरह का ये टोला है, इसमें क्या है ऐसी हैरानी वाली बात? ये टोला भी वही है। ठीक है सर, मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर सर। वो सवाल ये है कि जाहिर है जब आदमी कॉम्प्रोमाइज करेगा सर हुकूमत के लिए, तो फिर तो सर यही टीम मिलेगी ना सर, ऐसी ही सूरत हाल होगी। और फिर आपकी कैपेसिटी नहीं, जैसे भी कहा, कैपेबिलिटी भी नज़र नहीं आ रही, और फिर आपकी नीयत जो आपने पहले दिखाई थी वो तो सारी की सारी समुंदर की लहरों में बह गई सर। आज तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है, ना हुक्मरानों में, ना लीडरशिप में यानी वज़ीर आज़म में, ना हमें काबीना में नज़र आ रहा है। मुख्तसर इस पे ज़रा कमेंट चाहिए सर। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि मैं आपके ख़यालात से अदम इत्तेफाक नहीं कर रहा, चूँकि अगर आपको याद हो और आप उन दिनों में इस मुल्क में हों, आई वॉज द फर्स्ट वन कि ये क्या हो रहा है, ये बग़ैर तैयारी के आ गए। उस पर बड़े कॉलम भी लिखे गए, उस पर प्रोग्राम्स भी लोगों ने किए कि ये हसन निसार को क्या हो गया, ये अगर ये भी कह रहा है तो फिर तो मैं बुनियादी तौर पे आपसे इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। आपके पास चॉइसेस क्या हैं, यहाँ से शुरू होते हैं ना जी। मेरे और आपके पास चॉइस क्या है? जिन्होंने बर्बाद कर दिया, उजाड़ के रख दिया। बल्कि मैंने एक बार प्रोग्राम में माफ़ी मांगी, मैंने कहा सिंध को इन्होंने खंडर में तब्दील कर दिया। फिर मैंने खुद को करेक्ट किया और मैंने कहा नहीं, खंडर में उदासी होती है, वीरानी होती है, उजड़ा हुआ होता है, उसमें गंदगी और गलाजत नहीं होती। इन्होंने पूरा कराची का सिंध सारा डस्टबिन में तब्दील कर दिया। तो साल एक पहले को खबर थी, कोई जज साहब वगैरह वो गाड़ी में बैठे हुए, शीशे चढ़े हुए, एसी चल रहा, उनका सांस उखड़ना शुरू हो गया। वो गए थे, कोई पता नहीं नवाबशाही या कहीं कोई हाई कोर्ट के कोई सिंध के जज थे, तो जरदारी साहब को ले आते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ को, ये जलजला ज़दगान के पैसे खाने वाला, 50,000 मुकदमे हैं इस पर, बिल्कुल पता है, टीटियों का अंबार है। शहबाज शरीफ को ले आते हैं। चलें, हम आई एग्री विद यू। मौलाना फजलुर रहमान बहुत अच्छे आदमी हैं, बारिश हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, उनको ले आते हैं। सिराजुल हक को चांस दे के देख लेते हैं। चॉइस क्या है? ज़िंदगी में बाज़ौक़ात बहुत इस तरह बंदा, अफराद भी और अक़वाम भी इस तरह, और उनके पास चॉइसेस ही कोई नहीं। अब अच्छा रह गया इमरान, तो मैं एक बात आपको बताऊं, विद ऑल माई फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जिसका मैं इजहार भी करता रहता हूँ। मुझसे गिला भी पीटीआई का वर्कर मुझसे और तरह की तवक्को करता है, चूँकि हमारी तरबियत ही नहीं है, कि हमें समझ नहीं आ रही। आप कभी एडमायर कर रहे होते हैं, कभी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हो। मैंने कहा मेरे लिए तो वो ऐसे ही है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे मेरा बच्चा हो, मेरा कोई दोस्त हो करीबी, अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, मैं तारीफ़ करूँगा, उसके ग्रेड्स गिरने शुरू हो जाएंगे, मैं उसे कहूँगा होश करो या अकल कर। सो सिंपल। हम बहुत इस मामले में जालिम लोग हैं। हम अगर पीटीआई का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का हमायती, वो बेशर्मी की हद तक आंखें बंद करके और बड़ा फ़ख्र करते हैं इस पर कि जी हम तो अपना तड़ाक उठते हैं, ये पंजाब का एक्सप्रेशन, उसके कसीदा गोई जारी रखनी है। तो हमारा मिजाज है, हमारा नेशनल इज्तिमाई किरदार है हम लोगों का, चॉइस कोई नहीं। अच्छा, इमरान का बहुत बड़ा देखें, बहुत बड़ा एज है। मैं ये भी समझता हूँ कि वर्ल्ड कप मुझे देखें, क्रिकेट की समझ नहीं है, अगर मैं कहीं झक मार जाऊँ मुझे माफ़ कर दें या मुझे करेक्ट कर दें। सुना ही है, मैं उस ज़माने में कौम पागल हुई फिरती थी कि क्रिकेट हाथ से वो निकल रहा है, वर्ल्ड कप ये वो, और जाते जाते हाथ से निकल के वो हाथ में आ गया। इमरान से जो मैं चूँकि उसको थोड़ा बहुत जानता हूँ, शनासाई कह लें आप, काफ़ी देरी ना एक हमारी जान पहचान है, तो एक फोकस्ड आदमी है और ऑनेस्ट आदमी है। मैं बताऊं, रब्बुल आलमीन बिल्कुल, मैं
उसको ज़िंदगी में उसको अगर खैर मिली है, उसको इज़्ज़त मिली है, जहानत की वजह से नहीं मिली। ये मैं आपको बता दूं, ना कोई वेल रेड आदमी है वो, ठीक। उसको अल्लाह ने नवाजा उसकी नीयत के लिए और उसकी दयानत के, बस उसको जितनी इज्जत मिली है, ये मैं आपको बता दूं, 72 साल की तारीख में एक बंदा ऐसा नहीं है। आप उसको मुस्तकिल मिजाज कह लें, आप उसको ढीठ कह लें, आप उसको जिद कह लें, वो आपकी मर्जी। 22 साल मुझे को माँ का लाल इस तरह मार खा के दिखाए। नवाज शरीफ को वो ब्रिगेडियर कयूम, एक वो जनरल जिलानी थे, कान से पकड़ के उठा के गवर्नर हाउस में कुल्ला बैरे का उठा के उसके सर पे रख दिया। भुट्टो डैडी डैडी करता, अयूब खान को डैडी डैडी करते करते वो डैडी को गालियाँ गुलियाँ देनी शुरू कर दी। जिनकी पैदावार उनको, उसने तो जान मारी है, वो तो पीछे हटा ही नहीं। और ऑनेस्ट आदमी है। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में देखें, बात सुने, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं कोई एमए उर्दू, एमए जर्नलिज्म, मैस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा हुआ। मुझे सेंस है बिकॉज मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, प्रैक्टिस मैंने नहीं की। मैं इकोनॉमिस्ट तो डेफिनेटली नहीं हूँ, लेकिन मैं आम पढ़े लिखे आदमी की निस्बत इन मामलात को थोड़ा बेहतर समझता हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में मेरा मुद्दतों से एक जुमला वायरल रहा ये बड़ी देर, कि इस मुल्क का ना की इकॉनमी का पेंदा खाया गया है, इसमें समंदर भी डाल दो, ये भूखा नंगा रहेगा, बद से बदतर होता जाएगा। इमरान के होते हुए पेंदा लग गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जिसको उजाड़ा आपने कई अशरों। एक बीमारी है, एक आदमी को पहले तो डायग्नोज ही नहीं हुई, बंदा तड़पता रहा, मरीज, इकॉनमी का मरीज। आपकी इक्तसादियात को ना बेचारी टूटती फूटती रही, उसका लिवर भी तंग उसको कर रहा था, उसके किडनीज भी वो प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रहे थे, उसका हार्ट भी ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था। अब डायग्नोज, तो हम 1.5 साल में 40 साल 35 साल की बर्बादियों की दास्तान का, या रातों रात एसआरओ चेंज होते रहे, इन्होंने क्या नहीं किया तो हमें नजर नहीं आ रहा। पता नहीं मेरी को खानदानी को। सर यहाँ मैं जरा आप यहाँ रोकूंगा, मैं सर यहाँ आपसे थोड़ा सा हुज्जत करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूं सर। वेलकम बैक जी। सर मैं यहाँ पर एक सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा, और वो ये है कि हमने सर जनाब इमरान खान साहब की बातें सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था गवर्नेंस के हवाले से, और सर गवर्नेंस के हवाले से बात आती है, रूल ऑफ लॉ पे आती है, मेरिट पे आती है, इसके अलावा सर आती है आपकी ट्रांसपेरेंसी पे बात आती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे आती है, पब्लिक ये गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस पे आती है, वो हमें नज़र नहीं आता है। अब आ जाइए सर, देखें फॉरेन फंडिंग के हवाले से, बीआरटी के हवाले से 2 केसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ बीआरटी की, बहुत बड़ा घपला हुआ है। आपको चाहिए कि आप कहते कि हाँ भाई ये इन्वेस्टिगेशन करो, और दूध का दूध और पानी, और आप हुकूमत में और आपके नीचे ये इदारे हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस केस को रुकवाने के लिए। आप फॉरेन फंडिंग में आ जाइए, आपने फॉरेन फंडिंग के हवाले से कहना था कि भाई पकड़ो इनको अगर कि इन्होंने गलत किया है। आप पकड़ने के बजाय आपने 7 एप्लीकेशन दे दी है हाई कोर्ट में कि इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। हम कैसे मान लें कि आप बड़े ईमानदार हैं? दूसरी बात, आप आ जाइए सर एहतसाब के ऊपर। एहतसाब अपोजिशन का तो नज़र आ रहा है सर, लेकिन हमें हुकूमती अरकान का नज़र नहीं आ रहा है, जिनके केसेस मौजूद हैं, जिनके नैब में सारे केसेस FIA में मौजूद हैं। और हमने ये भी सुना है सर कि आपने DG FIA को कह दिया कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और खबरदार जो हुक्मरान के किसी आदमी को पकड़ा। सर ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सा एहतसाब है? प्लीज़ सर। आपके सवालों के जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं खुद ये चीखो पुकार कर चुका हूँ, और काफ़ी हद तक मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसमें 3-4 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ज़िंदगी में अगर जल्दी भी हो तो उसमें आहिस्तगी ज़रूरी होती है। 1.5 साल इज़ नॉट इनफ। एक बात, वो जो मैंने मिसाल दी कि भी कैंपेन इन पोइट्री बट गवर्न इन प्रोज। पाकिस्तान का एक
इक़्तिसादी नई अखलाकी निज़ाम तक तबाह बर्बाद हो चुका है। मैंने पहले कहा है कि अगर ये जिस्म है तो इसका कोई उज़्व नॉर्मल नहीं है, मैं तो पहले कह चुका हूँ। अगर ये मशीन है तो इसके पुर्जे, बेशतर पुर्जे जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। ये मैं बात पहले अर्ज़ कर चुका हूँ आपके साथ गुफ्तगू में। हमारा एक प्रॉब्लम है, हम ज़हनी तौर पे हमारा जैसे गरीब आदमी लंडे के कपड़े से अपनी सर्दी का मौसम गुजारता है, हमारा इंटेलेक्चुअल भी बुनियादी तौर पे हम सब फिक्री तौर पे उतरन पहनने वाले लोग हैं। फिक्री लंडे का शिकार, बूथा उठा के वो गोरा जाते जाते जो चंद चीज़ें दे गया है उनको जफा मार के बैठे हैं। आपकी तो गेम अपनी कोई नहीं है। यू नेम अ गेम, बैडमिंटन को, टेबल टेनिस को, गोल्फ को, कैरम को, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, मुझे बताएं कोई खेल आपका है? अच्छा, वैसे उठा के ले आए आप। आपकी मिनहैसुल कौम ना कोई तैयारी, ना कोई माफ़ करना, कोई कैरेक्टर। ये बड़ा आसान काम है डॉक्टर साहब। बात कर देना। बात एक तो फिलोसॉफिकली समझने की ज़रूरत है। मुझे एक बात बताएं, एक लफ्ज़ बोल के मैं और आप हम निकल जाते हैं, इस मुल्क का दानिश्वर निकल जाता है, इस मुल्क का लीडर निकल जाता है। क्या ओ भाई, 565 प्रिंसली स्टेट्स को निकालने के बाद बरे सगीर का रकबा था 9,75,000 मुरब्बा मील। 9,75,000, 10 हो गया तकरीबन। इंग्लैंड का था सिर्फ 50,385। 1850 में इंग्लैंड की आबादी थी सिर्फ 1,66,00,000। बरे सगीर 20 करोड़ से ज्यादा था। उन्होंने चिपेड़े मार मार के छीन लिया आपसे सारा कुछ। और ये आज तक कह रहे हैं साजिश की। वो वाह है, पूरी दुनिया में साजिश की, बाकी सारी कॉलोनीज को छोड़ें। ये नहीं आप तैयार। नखरे हैं मसलन वुमेन्स लिब, औरतें बात करती हैं वुमेन्स लिब, उनको तकलीफ होती है। उनको मैं कहता हूं पहले अपने बाप आज़ाद कराओ, फिर अपने शौहर आज़ाद कराओ, फिर अपने बेटे आज़ाद कराओ। वो भाई, अच्छा वो कहते हैं फांसी की सज़ा जो है वो ख़त्म करो। भाई तुम इर्तिका की किसी और मंजिल पे, हम किसी और मंजिल के, डेमोक्रेसी और हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ये बुनियादी तौर पे गलत है। जब तक इस मुल्क में प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं करते को लोगों को तालीम, तरबियत, जो मैं चीख रहा हूँ इंसान साजी, इंसान में, मैं तो इतना चीखता ही नहीं इक़्तिसादियात पे और बाकी मामलात में। अच्छा, एक आइडलिज्म का शिकार हैं, एक रोमांस में मुब्तला हैं, यूं हो जाए बूं हो जाए। वो कैसे हो जाए? 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ मसला है। एक मसला मैं हूं, एक कैमरे के पीछे खड़ा है, एक उसके पीछे मेरा अटेंडेंट बैठा है, एक आप हैं। किस तरह हो जाए 1.5 साल के अंदर? आप कैसे आप, अच्छा मिसालियत मगरिब बनने चले, आप स्कैंडिनेविया हो जाए पाकिस्तान। कदम कदम पे उजड़ा हुआ एक दियार है जिसके रेलवे ट्रैक्स पे मार्केट्स बन चुकी हैं। ये अंदाजा लगाएं जरा, जिसका कोई इदारा एक आध के जिसमें डिसिप्लिन को रह ही नहीं गया। अच्छा, उसके बाद मैं तो पहले मैं बुनियादी तौर पे चीज था यार, ये इतने अनप्रिपेयर्ड आ गए, होमवर्क किया ही नहीं। वो अगेन वो हुजूर वो अखलाकियात का फुकदान है। मैं काम के लिए उम्मीदवार हूं, उसके लिए मेरी तैयारी सिफर है। सर यहाँ एक सवाल रखूं सर आपके सामने, एक सवाल भी रखता हूं सर आपके सामने। जी सर जी। एक सवाल रखना चाहता हूं सर, और सही है। 16 महीने हैं सर, याद रखिएगा 16 महीने। 16 महीने में सर एक तो चीज है कि सर दयानतदार हुक्मरान हो लेकिन नाअहल हो तो किस काम का? सर एक तरफ हम 16 महीने में आके खड़े होते हैं। मैं तालिब इल्म हूं सर, मैं इकोनॉमी पे देखता हूं, मैं फॉरेन, मैं कानून में भी देखता हूं, मैं आइन में भी देखता हूं, मैं फला चीज़ में देखता हूं, मैं गवर्नेंस में भी देखता हूं, इंतज़ामिया में भी देखता हूं, सियासियात में भी देखता हूं। सर 16 महीने में जो हुकूमत एक पॉलिसी नहीं दे पा रही है, एक प्लानिंग सामने नहीं ले पा रही है। अगर हमें गुर्बत के ख़ात्मे के लिए क्या चीज़ दी गई है? लंगर खाना, और वो भी लिमिटेड।
हमें गुर्बत के ख़ात्मे के लिए क्या चीज़ दी गई है सर? मुसाफिर खाना। हमें गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक था बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम, जो आपने जिसका जिक्र कर दिया कि जी हमें भिखारी बना रहे थे, मज़ीद भिखारी, लेकिन उसका फ़ायदा भी कुछ और लोगों ने, यहाँ एहसास प्रोग्राम दे दिया गया, भिखारी बना। सर कोई प्लानिंग दें, कोई पॉलिसी तो नज़र आए 16 महीने में। नहीं मानते चलें कि कोई कामयाबी आ सकती है 70 साल की खराबी की, लेकिन मुझे एक प्लानिंग तो दे दें, एक पॉलिसी तो बता दें। 15% करप्शन इनके दौर में बढ़ गई है। शहजाद अकबर साहब ने कहा था 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरबों और खरबों रुपए हमने पकड़ लिए हैं, आदमी भी पकड़ लिए हैं। खुदा के लिए 1 रुपया दिखा दें सर, 1 पैसा दिखा दें सर। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं डॉक्टर साहब, ये जब मैंने बात की है तो मोरलेस लफ्ज़ों की तरतीब या आगे पीछे होगी। मैंने ये सारी बातें तो मैं खुद कर चुका हूँ, और मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मैं आपके साथ इत्तफाक करते हुए इख्तलाफ, देखें एक बहुत बड़ी बात है इस मुल्क में, ये मैं आपसे ये एग्री नहीं करता कि लूट मार की वो सूरत हाल हरगिज़ मौजूद नहीं है। लूटने को रही कुछ नहीं गया, लेकिन दूसरी तरफ कत्तन नहीं। इकॉनमी के मैक्रो लेवल पे इंडिकेटर्स बहुत हौसला अफजा हैं। नतीजा को निकलता है नहीं निकलता, बीच में को मिसहैप हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज़ अ रियलिटी। मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स हैं। इतनी देर में ख़ानदान नहीं एक संभलता। अगर एक ख़ानदान दिवालिया की दहलीज पे पहुंच जाए तो 1.5 साल में वो नहीं संभलता। इट इज़ टू अर्ली। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग जो मैंने पहले आपको अर्ज किया कि चॉइस आप मुझे बता देना, फिर जिनको आपने 4 बार आजमाया हुआ है उनको 5वीं बार आप आजमाना अगर दानिशमंदी है तो ज़रूर करें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। सर एक सवाल आपकी तरफ और भी लेके आता हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ा हसास है। एक बच्ची है जिसने मरते हुए कातिल का नाम भी बता दिया, और ये सर 2018 आसमा रानी है जिसने मरने से चंद सेकंड पहले अपने कातिल सफदर PTI कोहाट के भतीजे मुजाहिद आफरीदी का नाम बताया। सर देखें कितनी बड़ी बात है सर, इंसाफ, कानून कि मरती हुई बच्ची झूठ बोल सकती है सर। मसलन उसने नाम ले लिया, मेडिकल कॉलेज की तालबा थी सर, उसको कत्ल कर दिया गया, और वो एक बासर PTI के ओहदेदार का भतीजा है। आज तक उसका फ़ैसला सामने नहीं है। मैं PTI वालों से KPK में जनाब यूसुफ जई साहब से, शौकत यूसुफ जई साहब से, वहाँ के और दूसरे MNA से, गवर्नर से, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका क्या हुआ, स्टेटस क्या है, कोई बताते ही नहीं है सर। इस पे कमेंट क्या है? इस पे सवाए नदामत के, शर्मिंदगी के, दुख के और अफसोस के, इस पे क्या कमेंट हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि पता नहीं आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया है कि मैं कोई उनकी को नुमाइंदगी कर रहा हूँ या मैं उनका कोई एडवोकेट हूँ। ऐसी बात तो हरगिज़ नहीं है। मैं तो आई एम वेरी क्रिटिकल। और तान एक जुमले में फिर वहीं टूटती है कि चॉइस क्या है। एक उजड़ा पुजड़ा मुल्क है, मिला है उनको, 5 साल की कमिटमेंट है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बीच में अगर आप कुछ को करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, करके देख लें, बद से बदतर होगा। आइडियल तो सूरत हाल डेफिनेटली नहीं है। मैंने कब कहा, कब लिखा या कब कहा? मैं तो मोरलेस जो बातें आप कर रहे हैं इसी से मिलती जुलती बातें तो मैं करता रहता हूँ। आइडियल सूरत हाल तो हरगिज़ नहीं है। चले, मैं समझता हूँ सर इमरान खान साहब अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को लेके चल रहे हैं सर, ये वो लोग हैं जो पैराशूटर हैं, रिजेक्टेड हैं, दूसरी पार्टियों से नहीं, करप्ट तरीन लोग हैं, जिनके केसेस 13 लोगों के केसेस नैब में मौजूद हैं। इनके बजाय अच्छे लोग हैं, PTI में भी अच्छे लोग हैं सर। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को संभालने वाले भी बड़े नाम मौजूद हैं, डॉक्टर अशफाक हसन जैसे लोग हैं और दूसरे लोग हैं। आप उनकी राय तो सुन नहीं रहे हैं, ये पैराशूटर आके बैठे हैं। अब स्टेट बैंक का जो गवर्नर है सर, उसने पाकिस्तान की मौरूज़ी हालात को नहीं जानता, यहाँ की सिचुएशन को नहीं जानता। वो शख्स एक पैराशूटर है, आके बैठा दिया गया है, आप उसकी राय पे चल रहे हैं। 13.2 इंटरेस्ट रेट आपने कर दिया है। आप ये भी तो देखें कि दुनिया में 2% इंटरेस्ट रेट, लोग अगर पैसा यहाँ ला रहे हैं सर,
आप उस पर बड़े शोर कर रहे हैं। तो भाई ये भी तो देखें कि 13.2 आप 25 इंटरेस्ट रेट है, वो आपसे वापसी पे पैसा ये इसी इंटरेस्ट से इससे लेंगे। दूसरी तरफ ये है कि आप कहते हैं कि जी करंट अकाउंट खसारा 19 से 13 पे ले आए, लेकिन सर आपने क्या किया है? आपने मईशत को बंद कर दिया। आपने क्या किया है सर कि आपने इंपोर्ट गिरा दिए 23%। तो जब इंपोर्ट आप गिराएंगे तो आपका करंट अकाउंट खसारा तो आगे बढ़ेगा सर। सरमायाकारी 59% ख़त्म हो चुकी है, 19 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों ने शट डाउन कर दिया है, 80 लाख के करीब अफराद गरीब हो चुके हैं सर, और 2020 में 18 मिलियन कहा जा रहा है सर। तो ये जो क्राइम रेट बढ़ गया है, तो सर 16 महीने में इस हुकूमत का ये हाल है। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी पार्टी में भी मौजूद हैं, लेकिन सर ये तो पैराशूटर, करप्ट, रिजेक्टेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मुख्तसर सर बस हम एंड। डॉक्टर साहब मैंने मुझे हैरत इस बात पे हो रही, आपने मुझे कब से ये अज्यूम किया आपने कि मैं उनका पीटीआई का नुमाइंदा हूं या मैं उनका कोई फॉर्मल? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो सवाल रख रहा हूं। नहीं सर, मैं तो सवाल रख रहा हूं क्वेश्चंस। एक मिनट पहले रुक जाएं जरा, एक मिनट ना, थोड़ा एकेडमिकली, मैं एकेडमिकली बात में किसी को दिफा नहीं कर रहा। पहली बात तो जो आपने क्राइम की बात की है वो गलत है। अब अगर मुझे पता होता कि आपने ये पूछना है तो मैं अब भी, अगर कॉलम मुझे 5 मिनट लग जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको। क्राइम इंडेक्स दुनिया का, उसमें पाकिस्तान के 2 शहर, इंग्लैंड के लंदन, मैनचेस्टर, और एक को तीसरा शहर है मुझे अभी याद आ जाएगा, उससे बेहतर है लाहौर, इस्लामाबाद। अच्छा, जिन शहरों से, उनमें सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन वगैरह शामिल हैं, उनसे बेहतर है क्राइम रेट के मामले में। ये 2 शहर बहुत आगे निकल गए हैं, इस्लामाबाद और लाहौर। सो ये बात तो आपकी दुरुस्त नहीं है। दूसरी रह गई इकॉनमी की बात। तो डॉक्टर साहब एक बात बिल्कुल आप ज़हन में रखें, इस वक्त इकॉनमी वो डिक्टेट करा रहे हैं जिन्होंने आपको ऑक्सीजन दी हुई है। इस मुल्क का वजीर खजाना इस मुल्क के तनूर में लगने वाली रोटी की कीमत भी तय नहीं कर सकता। ये जो बात आप कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे उनके नुमाइंदे बैठे हैं जिनका पैसा है। एक स्टेज पे बैंक जब आपको लोन करता है, एक प्रोजेक्ट होता है, एक खास लेवल पे जाने के बाद बैंक अपने बंदे बिठा देता है वहां, उनके स्टेक्स हैं। इकॉनमी, यू आर नॉट द वन who's calling the shots। ये ज़हन में रखें आप। जिन्होंने आपको इक्तिसादी तौर पे जिंदा रखा हुआ है, उन्हीं की शरायत चल रही हैं। ये हो रहा है या वो हो रहा है, ये कोई कुछ नहीं कर रहा। जिन्होंने आपको लाइफलाइन आपको दी हुई है वो डिक्टेट करा रहे हैं, पहली बात। और ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जराइम की कीमत है जो आपको, मुझे और अवाम को देनी पड़ेगी। ये जो बाकी बातें आपने, वो बच्ची की बात की है और बाकी के जी नाअहल लोग हैं, तो पार्टी के अंदर ही कोई अहल हैं, तो मुझे नहीं पता अहल कौन से हैं। यही लोग थे, ये पार्टी जाने और वो उनके फैसले जाने। ये 2-3 चीजें एकेडमिकली ये बिल्कुल गैर दुरुस्त हैं। आई कॉन्ट्रडिक्ट। 5 मिनट का गैप डालें, मैं अभी कॉलम निकाल के आपको पढ़ के सुना देता हूं कि दुनिया की टॉप की एजेंसी सर आपका, जिसके आदाद सुन लेना, जिसके आदादो शुमार देख के हुकूमतें अपने शहरियों को बताती हैं कि फलां शहर में जाना है, फलां में नहीं जाना, या इन्वेस्टर फैसला करता है कि फलां जगह हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद, दे हैपन टू बी द सेफेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लैंड, हाँ, बर्मिंघम तीसरा शहर भी मुझे याद आ गया। मैं थोड़ा लाहौर बेहतर है। मैं थोड़ा सा, अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं सर। मेरे पास आदादोशुमार कराची की है, और कराची की आदादोशुमार में ये है सर कि नहीं, कराची पूरा पाकिस्तान तो नहीं है ना जी। 17 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा, लेकिन सर बहुत मैं लाहौर और इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, और मैंने ये लिखा भी है, you are right, अगर इन 2 शहरों में इतनी इंप्रूवमेंट आ सकती है तो कराची से लेके लायलपुर तक, फैसलाबाद तक भी ये इंप्रूवमेंट आ सकती है। दिस इज द लॉजिक। बिल्कुल सही कहा आपने सर। आई गेव, जब मैंने ये खबर पढ़ी है, बिल्कुल सही कहा आपने सर। वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं तशनगी रही सर,
तशनगी, बहुत सारी तशनगी रही, सवालात की टाइम बहुत लिमिटेड था सर, और आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपसे बहुत सीखते हैं और आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके इस्टेब्लिश करते हैं और आपसे राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये हसन निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत कीमती वक्त दिया। फिर इंशाल्लाह किसी स्टेज पे हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।